Hello guys, welcome to our channel English Sudhi tutorial. Today we are going to discuss the poem on killing a tree by G. Patel. So let's get started. तो क्लास 12 ऑन किलिंग ए ट्री, ये क्लास 12 इंग्लिश का बहुत ही इम्पोर्टेंट पोएम है। ये सबसे पहला पोएम है ऑन किलिंग ए ट्री। तो ऑन किलिंग ए ट्री मीन्स होता है किल। यहाँ पर किल का मानी होता है, बीट का मानी भी मानना होता है और किल का मानी भी मानना होता है। तो यहाँ पर किल मतलब होता है जान से मार देना। तो एक दरख्त को जान से मारना, यहाँ पर ऑन किलिंग ए ट्री। तो यहाँ पर जी पैटल इसका लिखने वाला है। तो पहले हम लोग जी पैटल के बारे में जान लेते हैं थोड़ा। जी पैटल 1940 is a renowned Indian poet, playwright and painter। तो ये जी पैटल जो है वो इंडियन इंग्लिश राइटर है, वो बहुत ही मशहूर। और प्ले राइट मतलब वो ड्रामा भी लिखता है, एंड पेंटर पेंट करने वाला भी है। और उसकी मुंबई में उसकी पैदाइश हुई थी। इन हिज पोइट्री पैटल यूजेस ए सिंकोपेटेड रिदम, मतलब यहाँ पर वो अपने पोएम में जो है अलग तरह का रिदम पैटर्न यूज़ करता है। जैसे कि अलग अलग पोएम में हम लोग देखे हैं कि ए बी होता है, ए बी ए होता है, ये क्वेश्चन ये रिदम पैटर्न होता है। लेकिन ये थोड़ा अलग पैटर्न का लिखता है। ही ब्रिंग्स द फ्लेवर ऑफ एवरीडे स्पीच इन हिज पोइट्री। तो वो अपनी पोएम में जो है रोजाना जिंदगी के बारे में लिखता है वो। सम हिज नोटेबल वर्क्स आर मिररिंग 1991, हाउ डू यू विथस्टैंड बडी 1976। तो ये उसका मशहूर पोएम है। तो अब उसके बाद इसके बारे में जान लेते हैं ऑन किलिंग ए ट्री पोएम के बारे में। द पोएम इज़ अबाउट द हार्म डन टू द इन्वायरमेंट बाय ह्यूमन बींग्स। तो ये पोएम जो है ये किसके बारे में है? इंसान के जरिए जो नुकसान किए जा रहे हैं माहौल में, जैसे माहौल को इंसान जो नुकसान पहुंचा रहा है उसके बारे में यहाँ पर ऑन किलिंग ए ट्री इसमें बयान किया है। इन ए वॉइस ऑफ सरकाज़म एंड आयरनी, यहाँ पर आयरनी है। आयरनी मीन्स तनकीद करना। द पोएट स्पीक ऑफ मैन्स वायलेंस एंड इम्पेशंस टुवर्ड्स नेचर। तो यहाँ पोएट जो है इस पोएम में ये स्टेट करता है कि किस तरह से वायलेंट हो गया है, क्रूवेल्ट हो गया है। मतलब पेड़ पौधे के लिए जो है मैंने उस पर इतना उसकी अहमियत पर कोई ध्यान नहीं दिया। इतनी सारी अहमियत है पेड़ पौधों का, लेकिन कोई भी इंसान उसका ध्यान नहीं देते हैं। तो इसके बारे में बताया कि पेड़ पौधे को हम लोग काट रहे हैं, लगाने के बजाय बहुत ही ज़्यादा काट रहे हैं, सड़क बनाने के लिए, घर बनाने के लिए, खेती बाड़ी की ज़मीन बनाने के लिए। तो इसको जो है यहाँ पर आयरनी किया है। द पोएम इज रिटन इन फ्री वर्स। तो इस पोएम को फ्री वर्स लिखा है। फ्री वर्स मीन्स ए पोएम दैट हैज़ नो रिदम पैटर्न, नो स्ट्रक्चरल रिदम। तो ये जो फ्री वर्स होता है, फ्री वर्स मतलब इसमें कोई स्टैंजा नहीं होता है, लाइन बाय लाइन होता है, इसमें कोई रिदम पैटर्न नहीं होता है, उसके बाद कोई स्ट्रक्चरल पैटर्न नहीं होता है। जैसा कि रिदम पैटर्न होता है ए बी बी ए, इस तरह का जो है यहाँ पर नहीं है। तो इसीलिए वो जो है अपने रिदम में क्या यूज़ करता है? सिंकोपेटेड रिदम यूज़ करता है। तो उसके बाद चलिए, तो यहाँ पर ऑन किलिंग ए ट्री मीन्स होता है एक दर्द को मारना, जान से मारना। तो और यहाँ पर इस पोएम में जो एक ट्री को जो है ह्यूमन बींग से कंपैरिजन किया है कि जिस तरह से एक बच्चा को, एक ह्यूमन बींग को जो है परवरिश की ज़रूरत पड़ती है, उसकी देखभाल की ज़रूरत पड़ती है, तो उसी तरह वो बहुत ही आस्ते आस्ते बड़ा होता है। इसी तरह से पेड़ पौधा भी है। तो यहाँ पर अलग अलग चीज़ जो है कंपैरिजन किया है। तो चलिए पोएम में चलते हैं। इट टेक्स मच टाइम टू किल ए ट्री, नॉट ए सिंपल जैब ऑफ नाइफ विल डू इट।
फर्स्ट लाइन में कहता है इट टेक्स मच टाइम टू किल ए ट्री। कहता है एक ट्री को मारने के लिए, एक दरख्त को मारने के लिए बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। क्यों लगता है हम लोग नीचे पढ़ेंगे। तो पहला लाइन समझ में आ गया कि इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री। एक दरख्त को मारने के लिए बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। नॉट ए सिंपल जैब ऑफ द नाइफ विल डू इट। यहाँ पर देखिए नॉट ए सिंपल जैब ऑफ नाइफ। जैब मतलब, जैब ऑफ द नाइफ मतलब जो है एक चाकू से जो वार करते हैं उसको कहते हैं जैब। तो दरख्त जो है, जिस तरह से ह्यूमन बींग एक चाकू से अगर सही जगह हम लोग मारेंगे, वार करेंगे तो क्या होगा, आदमी ह्यूमन बींग मर जाएगा। लेकिन ट्री के मामले में ये बात नहीं हो सकती, ये पॉसिबल नहीं है। तो अगर हम एक चाकू से एक दरख्त को मारेंगे तो क्या होगा, वो दरख्त मरेगा नहीं मरेगा। विल डू इट मतलब एक चाकू के वार जो है एक दरख्त को मार नहीं सकता है, इसलिए इट टेक्स मच टाइम टू किल ए ट्री। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहला ही लाइन समझ में आ जाता है कि इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री नॉट ए सिंपल जॉब ऑफ नाइफ विल डू इट। तो कहता है कि एक दरख्त को मारने के लिए बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। मच टाइम में ज़्यादा टाइम लगता है। क्यों लगता है, नॉट ए सिंपल जैब ऑफ नाइफ विल डू इट। क्योंकि एक जिस तरह से एक ह्यूमन बींग को मारने के लिए हम लोग एक चाकू का वार ही काफ़ी होता है, लेकिन एक ट्री को मारने के लिए जो है एक चाकू के वार से कुछ नहीं होता है, उसके लिए हम लोग को अलग अलग प्रोसेस है। तो उसके बाद देखिए अब नेक्स्ट लाइन में चलते हैं। तो इन दो लाइन का जो है यहाँ पर मीनिंग समझ में आ गया है कि पेड़ पौधे को काटने के लिए बहुत ही बहुत ज़्यादा टाइम लगता है एक दरख्त को मारने के लिए, क्योंकि इसके एक चाकू के वार से उसको एक चाकू के वार से उसको हम मार नहीं सकते। क्यों मार नहीं सकते, हम लोग नीचे लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट लाइन में चलते हैं। It has grown slowly, consuming the earth, rising out of it, feeding upon its crust, absorbing years of sunlight, air, water, and out of its leprous hide, sprouting leaves। तो यहाँ पर देखिए, क्योंकि पहला लाइन में हम लोग पढ़ लिए कि it takes much time to kill a tree, not a simple jab of knife will do it। तो ये हम लोग पढ़ लिए। तो उसके बाद क्या होता है देखिए, इट हैज़ ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ। क्यों नहीं मार सकती, क्योंकि ये बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता है। इट हैज़ ग्रोन स्लोली, आहिस्ते आहिस्ते वो बड़ा होता है। क्या लेकर वो बड़ा होता है, कंज्यूमिंग, क्या इस्तेमाल करके बड़ा होता है, कंज्यूमिंग द अर्थ। वह अर्थ से जो है हमारी ज़मीन से कुछ लेता है। राइजिंग आउट ऑफ इट, तो राइजिंग आउट ऑफ इट हमारी ज़मीन से जो है वो ऊपर निकलता है। जब राइजिंग आउट ऑफ इट मतलब होता है, राइज माना उठना। तो जैसे हम एक बीज लगाते हैं तो बीज से क्या होता है, अंकुर निकलता है। अंकुर तो जानते हो, जो पहले जो शुरुआत होते हैं पौधा, तो अंकुर होता है, उसको जर्मिनेशन कहते हैं। तो देखिए वो जब निकलता है तो वो सख्त ज़मीन को फाड़ करके निकलता है, माने तोड़ करके निकलता है। तो इसीलिए कहता है राइजिंग आउट ऑफ इट, फीडिंग अपॉन इट क्रस्ट। और फीडिंग माने खाता है वो, क्या खाता है, फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट। तो ज़मीन से हम लोग अलग अलग मटेरियल, नमक लेता है, पानी लेता है, उसके बाद अलग अलग तरह का मटेरियल लेता है वो ज़मीन से, इसलिए बोलता है फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट। वो ज़मीन से अपने आप जो है वो खाने की चीज़ें हासिल करता है, पानी लेता है, उसके बाद पानी लेता है, नमक लेता है, अलग अलग तरह का मटेरियल लेता है ज़मीन से। एब्जॉर्बिंग ईयर्स ऑफ सनलाइट, ईयर वाटर, और क्या करता है, सूरज से क्या करता है, एब्जॉर्बिंग ईयर्स ऑफ सनलाइट। जब तक वो दुनिया में रहता है तब तक वो सनलाइट से सनलाइट एब्जॉर्ब करता है सन से। ईयर एटमॉस्फेयर से ईयर लेता है, और वाटर कहाँ से लेता है, ज़मीन के अंदर से लेता है। तो इनके हम लोग जानते हैं कि साइंटिफिकली लाइफ साइंस में हम लोग पढ़े हैं कि पेड़ पौधा अपने जिस्म के अंदर जो है गजा दिया करते हैं, उसी को क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो ये सूरज की रोशनी चाहिए, वाटर चाहिए,
उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। तो इनकी मदद से वो क्या करता है, गज़ा तैयार करता है, और उन्हीं को इस्तेमाल करके इट हैज़ ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ एंड आउट ऑफ इट्स लेप्रस हाइड स्प्राउटिंग लीव्स। और क्या होता है उन्हीं से, और वो जब जब बड़ा होता है तो बड़ा होने के बाद क्या होता है, एंड आउट ऑफ इट्स लेप्रोसाइट। लेप्रोसाइट मतलब जैसे कि छाल सब जब उतर जाता है, तो उतरने के बाद छाल सब जब गिर जाता है या फिर कोई टहनी टूट जाता है, टूटने के बाद क्या होता है उन्हीं से फिर एक नया पत्ता, एक नया लीव्स जन्म लेता है। तो इसीलिए कहता है इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री। तो ये तो समझ में आ गया कि इट हैज़ ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ, राइजिंग आउट ऑफ इट, फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट, एब्जॉर्बिंग ईयर्स ऑफ सनलाइट, एयर, वाटर एंड आउट ऑफ इट्स लेप्रस हाइड स्प्राउटिंग लीव्स। तो यहाँ पर जिस तरह से कि यहाँ पर बता रहा है कि मैंने पहले ही बता दिया कि यहाँ पर ह्यूमन बींग से कंपैरिजन करता है। तो इसमें बताया कि जिस तरह से एक बच्चा को हम लोग पालने के लिए बहुत सारी चीज़ें की ज़रूरत पड़ती है, खाने पीने की चीज़ें ज़रूरत पड़ती है, दवाई वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, तब वो क्या होता है, बड़ा होता है। तो सेम टू सेम जो है वो ट्री में भी होता है, वो भी बहुत ही आस्ते आस्ते बड़ा होता है, अलग अलग चीज़ इस्तेमाल करके वो बड़ा होता है। तो ये बताने की कोशिश क्या है कि हाउ द ट्रीज इज़ इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ। चलिए अब नेक्स्ट लाइन में चलते हैं। तो हम लोग ऊपर वाले लाइन में देखें कि पेड़ पौधा को हम लोग एक चाकू के वार से हम नहीं मार सकते, क्योंकि वो बहुत ही आस्ते से पैदा हुआ है, ज़मीन सनलाइट से, उसकी सनलाइट के इस्तेमाल से गजा तैयार करके वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हुआ है, ताकतवर हुआ है। तो इसलिए हम उसको मार नहीं सकते चाकू से। तो क्या करना, सो हैक एंड चॉप बट दिस लॉन ऑन्ट डू इट, not so much pain will do it, the bleeding bark will heal। तो क्या होगा कि हमको क्या करना पड़ेगा, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, हैक एंड चॉप। हैक मतलब उसको बांधेंगे, एंड चॉप मतलब जैसे कि कुची कुची करके काटना। तो चॉप जैसे कि हम लोग कोई बड़ा दरख्त को बेच देते हैं, तो वो लोग जब काट के लेके जाते हैं तो अलग अलग उसको पार्ट बना देते हैं, सील बना देते हैं, तो जिसको लॉग भी कहते हैं, लॉग। तो वो लकड़ी का जो टुकड़ा होता है उसको मैंने छोटा छोटा टुकड़ा करके काटना होगा। लेकिन काटने से क्या होगा, बट दिस अलाउन ऑन टू इट, लेकिन वो अकेले उसको काटने के बाद जो है तब भी जो है उस ट्री को मार नहीं सकते हम लोग। अगर उसको कुछ कुछ करके काटेंगे, चॉप करके काटेंगे, तब भी वो क्या होगा, वो उसका कुछ नहीं होगा, वो नहीं मरेगा, वो टोटली कम्प्लीटली इंटायरली नहीं मरेगा। नॉट सिर्फ यही नहीं, नॉट सो मच पेन विल डू इट, और इससे ज़्यादा उसको दर्द भी नहीं होगा। जैसे कि हम लोग अगर एक चाकू से वार करेंगे तो क्या होगा, पेड़ पौधा को कोई दर्द का एहसास नहीं होगा। तो इसीलिए कहता है कि अगर हम उसको काटेंगे तब भी उसको जो है नॉट सो मच पेन, ज़्यादा उसको दर्द नहीं होगा। सिर्फ क्या होगा, द ब्लीडिंग बार्क विल हील। ब्लीडिंग बार्क जैसे उसको काटेंगे, ब्लीडिंग बार्क, ब्लीडिंग तो ब्लीड का मतलब है तो खून बहना, तो खून, अब तो पेड़ पौधा में खून नहीं होता है, तो इसलिए यहाँ पर ब्लीडिंग बार्क क्यों कहा गया है, तो ब्लीडिंग बार्क इसलिए यहाँ पर ह्यूमन बींग से कंपैरिजन किया है कि जिस तरह से हम अगर इंसान को चाकू से वार करेंगे या किसी चीज़ से उसमें अटैम्प्ट करेंगे तो क्या होगा, उससे खून बहना शुरू हो जाएगा। तो पेड़ पौधा के अंदर तो खून नहीं होता है, तो उसमें अगर हम वार करेंगे किसी चीज़ से, उसको काटेंगे तो क्या होगा, एक तरह का रस निकलना शुरू होगा। तो उसी को यहाँ पर पॉइंट जो है यहाँ पर ब्लड बोला है, मैंने खून बोला है। तो देखिए हम पिक्चर में दिखा देते कि वो किस तरह का हो सकता है, वो खून जो निकलता है। तो फिर उस तरह से क्या होता है, वो जो खून के तरह निकलता है, तो फिर उसी से वो जो है ठीक भी हो, हील माने वो अपने आप फिर से सेहत याब हो जाना, ठीक हो जाता है। तो चलिए फिर नेक्स्ट लाइन में चलते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट लाइन में, एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड विल राइज कर्ल्ड ग्रीन ट्विग्स, मिनिएचर बॉस विच इफ अनचेक्ड will expand again to former size।
तो कहता है एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड, तो अगर हम उसको एकदम ज़मीन के बराबर से एक दरख्त को काट देंगे तो विल राइज कॉल ग्रीन ट्विग्स, तो उसी जो ज़मीन से काट देंगे तो उसी के एकदम बराबर से क्या निकलेगा, छोटा छोटा जो है कली निकलेगा। ट्विग्स मतलब नए नए पत्ते निकलेंगे। मिनिएचर बॉस मैंने बहुत सारे छोटे छोटे पत्ते निकलेंगे वहाँ पर, जो जिसको कहते हैं हम लोग कली, और साइंस में कहते हैं बर्ड्स। विच इफ़ अनचेक्ड विल एक्सपेंड अगेन टू फॉर्म अ साइज, तो अगर उसी एक दरख्त को हम लोग ये लाइनों का मतलब ये सब लाइन का मतलब होता है कि अगर हम लोग एक दरख्त को काट देते हैं तो काटने के बाद पूरे ज़मीन के ऊपर से बराबर काट लेते हैं, तो काट लेने के बाद क्या होता है, कई दिन बाद देखते हैं कि उसी जहाँ ज़मीन के बराबर जो है, जो बाकी हिस्सा जड़ सब है, उन्हीं जड़ से उस कटे हुए हिस्से से जो है फिर से कुछ नए नए पत्ते निकलते हैं। तो विच इफ़ अनचेक्ड विल एक्सपेंड अगेन, अगर उसको अगर हम फिर से उसको कुछ अनचेक मतलब उसको फिर से उसको बर्बाद ना करें, ऐसे होने दे, तो फिर क्या होगा, विल एक्सपेंड अगेन, फिर से वो बड़ा होगा टू फॉर्म अ साइज, और आस्ते आस्ते बड़ा होते होते क्या हो जाएगा, तो बड़ा होते होते फिर एक बड़ा पेड़ बन जाएगा, जैसा कि हम लोग पहले बड़ा पेड़ को काटे थे, सेम टू सेम वैसा ही हो जाएगा। तो हम यहाँ पर आप लोगों को बता देते हैं कि ये ग्रीन ट्विग्स क्या है। तो चलिए फोटो दिखा देते हैं। तो देखिए कि इसी तरह से अगर हम काट देते हैं तो यहाँ से क्या निकलेगा, ग्रीन ट्विग्स निकलेगा, इस तरह से सेम टू सेम ग्रीन ट्विग्स निकलेगा। तो ये इसी को अगर इसको अगर कोई टच नहीं करे, कोई उसको फिर से उसको तोड़ ना दे, फिर से उसको काटना दे, तो वो क्या होगा, एक दिन आस्ते आस्ते फिर से वही बड़ा पेड़ बन जाएगा। तो यही कहता है वहाँ पर पॉइंट। तो चलिए नेक्स्ट लाइन में चलते हैं। नो द रूट इज टू बी पुल्ड आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ, इट इज टू बी रॉप ट्राइड and pulled out, snapped out or pulled out entirely out from the earth cave। तो कहता है इस तरह से हम लोग दरख्त को नहीं काट सकते, जैसे कि ऊपर बताया गया है कि उसको जड़ से काट देंगे, उसको कुची कुची करके काटेंगे, इस तरह से काटने से जो है ये दरख्त नहीं मरता है। तो इसलिए यहाँ पर बोला है, यहाँ पर आयरनी के हिसाब से बोला है। तो नो मतलब इस तरह से नहीं होगा। तो क्या करना होगा, एक दरख्त को काटने के लिए द रूट इज़ टू बी पुल्ड आउट, मतलब जड़ को उखाड़ना होगा, पूरे जड़ को जो है उखाड़ना पड़ेगा। आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ, तो एंकरिंग अर्थ मतलब जो जड़ पूरी तरह से ज़मीन में फैले होते हैं, तो वो जड़ मिट्टी के साथ पकड़ लेते हैं और मिट्टी को कस के पकड़ लेते हैं, तो इसी को कहते हैं एंकरिंग अर्थ। तो उसी से हम लोग क्या करना, जड़ समेत जो है वो पुल्ड आउट करना होगा। इट इज़ टू बी रॉप मतलब होता है रस्सी से बांधना पड़ेगा सबसे पहले, टाइट अच्छी तरह से बांधना होगा, एंड पुल्ड आउट स्नैप्ड आउट, हाँ उसको एकदम खींच करके जो है उसको बाहर निकालना होगा, और पुल्ड आउट इंटायरली, और इसी तरह से उसको पूरी तरह से बाहर निकालना होगा, आउट फ्रॉम द अर्थ केव। तो अर्थ केव क्या होता है, तो अर्थ केव मतलब होता है जहाँ से अर्थ की उसको केव मिला, तो जो खूह होता है, पनाहगाह होता है। तो केव जैसे कि अगर हम एक दरख्त को जड़ से उखाड़ देते हैं तो वहाँ पर कुछ गड्ढा हो जाता है, तो उसी गड्ढा को कहेंगे अर्थ केव। तो चलिए एक फ़ोटो दिखा देता हूँ मैं। तो देखिए यहाँ पर जो गड्ढा है उसी को क्या कहते हैं, अर्थ केव कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट लाइन में चलते हैं। And the strength of the tree exposed, the source wide and weight, the most sensitive, hidden for years inside the earth, then the matter। तो यहाँ पर देखिए and the strength of the tree exposed, तो तब क्या होता है, पहले लाइन में क्या देखिए कि पुल्ड आउट करना होगा। तो पुल्ड आउट करने के बाद पूरी तरह से जब ज़मीन से उछाल देते हैं तो क्या होता है, एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज, जो एक दरख्त की जो ताकत है वह एक्सपोज हो जाता है, मतलब ख़त्म हो जाता है। क्यों, क्योंकि ये जो जड़ है वही मेन हिस्सा है, उन्हीं के ज़रिए वो अलग अलग चीज़ें पानी वगैरह हासिल करता है।
अगर वो जड़ से उठा देते हैं तो पूरा उसकी ताकत जो है ख़त्म हो जाता है। द सोर्स वाइट एंड वेट, और जो रूट होता है वो क्या होता है, वो सोर्स मतलब यहाँ पर रूट, तो रूट वाइट होता है हम लोग जानते हैं क्योंकि वो अंधेरे में रहता है, एंड वेट और भीगा भी होता है। और द मोस्ट सेंसिटिव, और ये जो रूट है द बहुत सेंसिटिव होता है। हिडन फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ, और कहाँ पर छुपा होता है, ज़मीन के अंदर सालों छुपे हुए रहते हैं। तो उसी को जब निकाल देते हैं हम लोग तो क्या होता है, देन द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज हो जाता है। तो अब देखिए नेक्स्ट देन द मैटर, तो ये दूसरे लाइन में हम लोग देखेंगे कि वो क्या होता है। तो यहाँ पर जब ट्री को ज़मीन के अंदर से पूरी तरह से निकाल देते हैं इंट्रायली, तो क्या होता है, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो एक्सपोज हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट लाइन में चलते हैं। तो देखिए ये है लास्ट लाइन सब है। तो देखिए कहता है देन द मैटर ऑफ स्कॉचिंग एंड चॉकिंग इन सन एंड ईयर, ब्राउनिंग, हार्डनिंग, ट्विस्टिंग, वेदरिंग, एंड देन इट इज़ डन। व्हाट इज़ डन, तो मतलब ऑन किलिंग ए ट्री इज़ डन। तो यहाँ पर देन द मैटर ऑफ स्कॉचिंग एंड चॉकिंग, तो कहता है जब पूरी तरह से एंकरिंग ऑफ अर्थ, मैंने दरख्त को पूरी तरह से उठा के ज़मीन पर पूरी तरह से उठा लेंगे जड़ समेत, तो अगर उसको धूप में छोड़ देते हैं तो क्या होता है, स्कॉचिंग एंड चॉकिंग, उसको पूरी तरह से धूप में अगर छोड़ देते हैं सूखने के लिए और हवा की मौजूदगी में, तो क्या होता है, ब्राउनिंग। तो ब्राउन मतलब जैसे कि जब लकड़ी सूख जाता है तो क्या कलर कैसा हो जाता है, काला ब्राउन हो जाता है, तो उस ब्राउनिंग हो जाता है। एंड हार्डनिंग क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। देखिएगा कि अगर हम एक कच्चा लकड़ी को काटेंगे तो क्या होगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर एक सूखा लकड़ी को काटेंगे तो क्या होगा, ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसलिए सूख करके वो क्या हो जाता है, धूप में सूख करके हवा की मौजूदगी में हार्ड हो जाता है। क्या, उसी को कहते हैं हार्डनिंग। ट्विस्टिंग का मतलब होता है वेलनेरेबल मतलब होता है जैसे एकदम, जैसे कि वो मोड़ जाता है, तोड़ फोड़ करके टूट जाता है। वेदरिंग मीन्स ड्राइंग मीन्स सूखना। एंड देन इट इज डन, अब क्या हो जाएगा, एक दरख्त जो है पूरी तरह से एक ट्री मर जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जिस तरह से एक इंसान को उसको बड़ा होने में टाइम लगता है, तो सेम टू सेम जो है एक दरख्त को भी टाइम लगता है बड़ा होने में। तो यहाँ पर बता रहा है कि यहाँ पर तो हम लोग को काटने के लिए नहीं बता रहा है, तो ह्यूमन क्रूएल्टी। तो ये पोएम हम लोग को बता रहा है, ये पॉइंट आउट करता है कि आदमी जो है, इंसान रेकलेस कटिंग डाउन, माने डिफॉरेस्टेशन को जो है यहाँ पर क्या है, क्रिटिसाइज किया है, आयरॉनिक किया है। तो आदमी जानते हुए भी कि पेड़ पौधा हम लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तब भी जो है पेड़ पौधा को काटते रहते हैं, जिसको हम लोग डेफोरेस्टेशन कहते हैं। तो इसी को ये जो है मोटिव बनाकर इस पोएम को लिखा गया, ऑन किलिंग ए ट्री। तो यहाँ पर कह रहा है कि आदमी इतना कुछ हो रहा है, पेड़ पौधा हम लोग के लिए इतने सारे ऑक्सीजन देता है, लकड़ी देता है और अलग अलग चीज़ें देता है, तो तब भी हम लोग काट रहे हैं। तो यहाँ पर पेड़ पौधों की कटाई पर जो है यहाँ पर इस आयरनी किया है या फिर क्रिटिसाइज किया है। और यहाँ पर डेफोरेस्टेशन कटिंग ट्रीज के खिलाफ जो है ये जी पाटिल लोगों में आवाज़ पैदा किया, उसके खिलाफ जो है आवाज़ पैदा किया है कि किस तरह से इंसान जो है नेचर को बर्बाद कर रहा है। कि नेचर जो है वो अपनी हिफाजत खुद ही कर सकता है। अगर हम उसको बदलने की कोशिश नहीं करें तो क्या होगा, वो ठीक रहेगा। अगर हम उसको बदलने की कोशिश करेंगे तो वो तो नुकसान होगा ही, साथ ही साथ हम लोग भी नुकसान खतरे में पड़ जाएंगे। यहाँ पर जी पाटिल और एक बात को बोलने की कोशिश करते हैं कि वो क्या है कि ट्री को जो हम लोग मारते हैं या कटिंग करते हैं, तो इसको एक मर्डर के तरह जो है पेश किया। कौन, जी पाटिल। तो देखिए जिस तरह से यहाँ पर
पेड़ पौधा इतनी इम्पोर्टेंट है हम लोग के लिए, इतना उसको बड़ा होने के लिए टाइम लगता है, तो उसको अगर हम मार देते हैं तो एक मर्डर की तरह यहाँ पर पेश किया है ऑन किलिंग ए ट्री में। ओवरऑल इस पॉइंट में कहने का मतलब है कि वी शुड रिस्पेक्ट टू द नेचर एंड वी शुड सेव द ट्रीज टू फॉर कटिंग। तो यहाँ पर बता रहा है कि हम लोग को ट्री को ज़्यादा से ज़्यादा बचाना होगा। अगर एक ट्री गिरेगा, काटते हुए गिरेंगे, तो हम लोग को 2 लगाना होगा। तो यहाँ पर वो कहने चाह रहा है तो पॉइंट। तो देखिए, तो चलिए, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जितने भी वीडियो बनाएं आप लोग तक पहुँच रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग, हैव ए नाइस डे।